कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसिटोएसीटेट एथिल एसिटोएसीटेट की कीटो इनोल जलावृत्ता। एसिटोएसिटिक एस्टर कीटो इनोल जलावृत्ता का प्राचीनतम उदाहरण है। एईई को सबसे पहले यूथर ने 1863 में एथिल एसीटेट और सोडियम की क्रिया से बनाया था और इसके लिए निम्न संरचना प्रस्तावित की थी। 1863 में ही फ्रैंकलिन व ड्यूपा ने इसी अभिक्रिया से ई बनाया और इसके लिए निम्न संरचना प्रस्तावित की। दोनों ने अपने अपने पक्ष में तथ्य देकर अपनी अपनी संरचना की पुष्टि की। ग्यूथर की संरचना अर्थात इनोल रूप के पक्ष में प्रमाण। निम्नलिखित अभिक्रियाएं एईई के इनोल रूप की पुष्टि करती हैं। पहला, जब एईई की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसका सोडियम लवण बनता है, वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अभिक्रिया OH समूह की सूचक है। सेकंड है, जब इसकी ब्रोमीन के एल्कोहलिक विलयन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है। ये अभिक्रिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पुष्टि करती है। तीसरा है, यह डायजोमेथेन के साथ अभिक्रिया करके मैथिल ईथर बनाता है। ये अभिक्रिया भी हाइड्रोक्सी समूह का ही एक लक्षण है। नेक्स्ट है, फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ ये बैंगनी रंग देता है। ये परीक्षण फिनोल अथवा इनोल समूह की उपस्थिति का प्रमाण देता है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एईई की यूथर संरचना सही है। फ्रैंकलिन एवं ड्यूपा द्वारा दी गई संरचना अर्थात कीटो रूप के पक्ष में प्रमाण। फ्रैंकलिन एवं ड्यूपा ने एईई की संरचना कीटोनी बताई एवं इस रूप के पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए। पहला है, एईई सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगोत्पाद बनाता है जो कि C डबल बॉन्ड समूह के लिए अभिलाक्षणिक परीक्षण है। जब एईई की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, वह भी कीटोनिक समूह की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, एईई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिन व फेनिल हाइड्रोजन के साथ फेनिल हाइड्रोजन बनाते हैं। ये अभिक्रिया भी कीटोनिक समूह की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। अतः उपरोक्त अभिक्रियाओं से एईई की कीटोनिक संरचना की पुष्टि होती है। चूंकि दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी संरचनाओं की पुष्टि में प्रायोगिक तथ्य दिए, इसलिए कौन सी संरचना सही है इस बात पर विवाद चलता रहा जब तक कि 1911 में नॉर ने यह नहीं बताया कि दोनों ही संरचनाएं सही हैं। वे विलयन अथवा द्रव अवस्था में दोनों ही रूप उपस्थित रहते हैं और उनमें परस्पर साम्य स्थापित हो जाता है। उन्होंने दोनों रूपों को पृथक करके भी बताया। इस विलयन में यदि कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाया जाए जो कीटो रूप से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कीटो रूप की सांद्रता कम हो जाती है और लय शतलीय के नियमानुसार साम्य विस्थापित हो जाता है और इनोल रूप कीटो रूप में परिवर्तित होता जाता है। जब तक कीटो रूप से अभिक्रिया चलती रहेगी, इनोल रूप कीटो रूप में परिवर्तित होता रहेगा। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा अभिकर्मक डालें जो इनोल रूप से अभिक्रिया करने वाला हो तो कीटो रूप इनोल रूप में तब तक परिवर्तित होता रहेगा जब तक कि सारा कीटो रूप इनोल रूप में परिवर्तित ना हो जाए। सेपरेशन ऑफ कीटो एवं इनोल फॉर्म्स, कीटो व इनोल रूपों का पृथक्करण। यद्यपि दोनों रूप विलयन में हों तो भी अभिक्रियाएं अपनी इच्छा अनुसार हो सकती हैं, फिर भी शुद्ध रूप में इन दोनों को पृथक करने के लिए दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। पहली विधि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अर्थात प्रभाजी आसवन। कीटो व इनोल रूपों में से इनोल रूप अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें निम्न प्रकार से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध होता है। कम दाब पर इनोल रूप का क्वथनांक 33 डिग्री सेल्सियस व कीटो रूप का 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मेयर ने 1921 में बताया कि क्षारीय पदार्थ की अल्प मात्रा भी इनोल रूप के कीटो रूप में परिवर्तन को उत्प्रेरित कर देती है। इसलिए कथनांकों के अंतर के आधार पर साधारण कांच के उपकरण में प्रभाजी आसवन करके दोनों रूपों को पृथक करना संभव नहीं है क्योंकि कांच भी क्षारीय होता है। मेयर ने सिलिका उपकरण से धूल व नमी को साफ करके
उसका उपयोग कम दाब पर आसवन के लिए किया और दोनों समअवयवों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार की अवस्था में आसवन करना एस्पेटिक आश्वासन कहलाता है। सेकंड विधि है नॉर मेथड, नॉर विधि। 1911 में नॉर ने एएई के दोनों समअवयवी रूपों को पृथक पृथक प्राप्त किया। उन्होंने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं ईथर का उपयोग करते हुए एएई के हल्के पेट्रोल विलयन को ठंडा किया तो सुई के प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त हुए जिनका गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस पाया गया। इन क्रिस्टलों में इनोल समूह का कोई गुण उपस्थित नहीं था, जबकि कीटो समूह के गुण उपस्थित थे, अर्थात ये क्रिस्टल विशुद्ध रूप कीटो रूप के ही थे। इनोल रूप प्राप्त करने के लिए नॉर ने एई के सोडियम लवण को हल्के पेट्रोल में डालकर उसे -78 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया और फिर उसे हाइड्रोजन क्लोराइड की इतनी मात्रा के साथ गर्म किया कि सोडियम लवण विघटित होकर मुक्त एस्टर में परिवर्तित हो सके। ऐसा करने से जो उत्पाद उन्हें प्राप्त हुआ वह क्रिस्टलीय ठोस न होकर कांच के जैसा ठोस था। इस यौगिक में कीटो समूह का कोई गुण उपस्थित नहीं था, जबकि FeCl तरीके के साथ गहरा बैंगनी रंग प्राप्त हुआ एवं इसने ब्रोमीन जल को भी रंगहीन कर दिया, अर्थात वह विशुद्ध इनोल रूप था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कम ताप पर अलग अलग परिस्थितियों में दोनों रूप अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, किंतु ताप बढ़ने के साथ ही इनमें अंतर परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और एएई सदैव ही कीटो इनोल के मिश्रण के रूप में रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कीटो इनोल रेशियो, कीटो इनोल अनुपात को ज्ञात करना। किसी टाटोमेरिक मिश्रण में प्रत्येक रूप कितनी प्रतिशत मात्रा में है, ये कीटो इनोल अनुपात कहलाता है। इसे ज्ञात करने की दो प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि है भौतिक विधियां। कीटो इनोल अनुपात ज्ञात करने की भौतिक विधियां उत्तम होती हैं क्योंकि ये साम्य अवस्था को विस्तृत नहीं करती हैं। प्रमुख भौतिक विधियां निम्न हैं। पहला, प्रत्येक समावयवी के किरणों की वक्रता सूची अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गणना कर ली जाती है और साम्य विचरण के वक्रता सूची के मान से प्रत्येक रूप की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट है NMR। यदि एई के NMR स्पेक्ट्रा का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH प्रोटॉन अलग अलग संकेत देते हैं और इन संकेतों की सहायता से हम कीटो इनोल रूपों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है रासायनिक विधियां। इनमें हम मुख्य रूप से कुर्ट-मेयर अनुमापन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में एई के निश्चित बार में ठंडे ब्रोमीन विलयन का आधिक्य मिलाकर शीघ्रता से बीटा नेफ्थोल द्वारा तुरंत ही ब्रोमीन का आधिक्य नष्ट कर देते हैं। इसमें ब्रोमीन के इनोल रूप के साथ योगात्मक अभिक्रिया तो हो जाती है, किंतु इतनी शीघ्रता से कीटो रूप इनोल रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इस प्रकार बने हुए ब्रोमो एस्टर का आकलन पोटेशियम आयोडाइड डालकर आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से अनुमापन करके किया जाता है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला है इनोल रूप का ब्रोमीनीकरण, जिसे अल्फा ब्रोमो एस्टर प्राप्त होता है। दूसरा है ब्रोमो एस्टर से KI के द्वारा आयोडीन का मुक्त होना। तीसरा है इस मुक्त हुए आयोडीन का हाइपो द्वारा अनुमापन। इस प्रकार इनोल रूप के ब्रोमीनीकरण में कितनी ब्रोमीन उपयोग में आई इसकी गणना कर ली जाती है। एई के 1 मोल के ब्रोमीनीकरण के लिए ब्रोमीन की 1 मोल की आवश्यकता पड़ती है। मेयर ने इस विधि से ज्ञात किया कि एई में 92.6% प्रतिशत कीटो रूप एवं 7.4% इनोल रूप में होता है। नेक्स्ट है जलाव्यवस्था के अनुनाद में अंतर। दोनों संरचनाओं का वास्तविक अस्तित्व होता है और इन्हें पृथक किया जा सकता है। इसमें विभिन्न संरचनाओं का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ प्रोटॉन की भी स्थिति बदलती है। इसमें केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलती है। दोनों संरचनाओं में से जिसकी ऊर्जा अधिक होती है, साम्यावस्था में उसकी मात्रा कम होती है। वास्तविक संरचना जिसे किसी भी एक अनुनादी संरचना द्वारा नहीं बताया जा सकता है, उसे अनुनादी संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और इसकी ऊर्जा किसी भी अनुनादी संरचना से कम होती है। इसे 2 आधे तीरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे 2 सिरों वाले तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं।